नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम माइनस एग्रीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में माइनस एग्रीमेंट के नेचर से रिलेटेड काफ़ी कुछ क्लैरिटी नहीं है, जिसके कारण काफ़ी टाइम तक माइनस एग्रीमेंट के जो नेचर थे उससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखी जा सकती है। साथ ही साथ इंग्लैंड के भी जो प्रोविज़न है, जो वहाँ का लॉ है, उसमें भी माइनस एग्रीमेंट से रिलेटेड जो प्रोविज़न है उसमें क्लैरिटी नहीं है, जिसके कारण जो कंट्रोवर्सीज़ थी कि माइनस एग्रीमेंट का इफ़ेक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर क्या पड़ता है, या अगर कोई माइनर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसके क्या इफ़ेक्ट होंगे, इस रिलेटेड जो कंट्रोवर्सी थी उसको टाइम टू टाइम कोर्ट्स के माध्यम से उसको उस कंट्रोवर्सी को रिजॉल्व किया गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माइनस एग्रीमेंट से रिलेटेड प्रोविज़न इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में कहाँ दिए गए हैं। तो दोस्तों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में माइनर एग्रीमेंट से रिलेटेड जो प्रोविज़न है वो सेक्शन 10 और सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रोवाइड किए गए हैं। सेक्शन 10 बोलता है कि व्हाट एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 10 हमको बेसिकली ये बताना चाहता है कि कब एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो अगर एग्रीमेंट ऑल एग्रीमेंट ऑफ आर कॉन्ट्रैक्ट इफ़ दे आर मेड बाय, सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं अगर वो मेड हैं बाय फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज़ के फ्री कंसेंट से। फ्री कंसेंट को आगे के जो सेक्शन है उसमें डिफाइन किया गया। साथ ही साथ कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, इसको सेक्शन 11 में डिफाइन किया गया है। फॉर ए लॉफुल कंसिडरेशन विथ ए लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड आर नॉट हेयर बाई एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड, जो कि आगे के जो सेक्शन है 23 से लेकर 30 तक के, वहाँ के प्रोविज़न में ये बताया गया है कि कौन से जो एग्रीमेंट हैं वो डिक्लेयर किए जा सकते हैं वाइड। तो सेक्शन 10 बेसिकली हमको एक ही जनरल रूल बताता है कि कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में तब कन्वर्ट होगा जो ये बेसिक एसेंशियल हैं कॉन्ट्रैक्ट के, वो फुलफ़िल करते हैं। जैसे कि फ्री कंसेंट होना चाहिए, पार्टी कम्पिटेंट होनी चाहिए, कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, और जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर नॉट टू बी वाइड। उसके बाद सेक्शन 11 हमको बताता है कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन सी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कम्पिटेंट है। जिसमें तीन चीज़ें बताई गई हैं कि पहला मेजर होना चाहिए, जो पर्सन है कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, जो पार्टीज हैं वो मेजर होनी चाहिए। मेजर्स मतलब कि जो उनकी एज है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। दूसरा है कि साउंड माइंड हो वो पर्सन, और तीसरा है कि वो नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग द बाई एनी लॉ विच इज ही सब्जेक्ट, तो लॉ के द्वारा वो डिस्क्वालीफाइड ना हुए हों। ये तीन जो बेसिक एसेंशियल एलिमेंट्स है पार्टीज़ के कम्पिटेंट होने का। लेकिन जो कंट्रोवर्सी है माइनस एग्रीमेंट से रिलेटेड, वो इन्हीं दो सेक्शन के अंतर्गत देखी जा सकती है। सेक्शन 10 जहाँ केवल ये बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरी है, लेकिन जो सेक्शन 11 है वो हमको केवल ये बताता है कि कम्पिटेंट पार्टी होंगी, वो मेजर होंगी, साउंड माइंड होंगी, और डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इन प्रोविज़न में कहीं ये नहीं बताया गया है कि अगर माइनर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा। क्या अगर माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा या वाइडेबल होगा, इससे रिलेटेड कोई भी प्रोविज़न इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं दिए गए हैं, जिसके कारण जो माइनर एग्रीमेंट्स के नेचर और इफ़ेक्ट से रिलेटेड कंट्रोवर्सी है वो रेज होती है। तो सबसे पहले इस कंट्रोवर्सी को हम देखते हैं कि इंग्लिश लॉ में क्या प्रोविज़न दिया गया है माइनस एग्रीमेंट से रिलेटेड। उसके बाद हम देखेंगे कि जो इंडियन लॉ है उसमें क्या कंट्रोवर्सी थी, उस कंट्रोवर्सी को किस केस के माध्यम से रिजॉल्व किया गया। दोस्तों, अब हम जानेंगे नेचर ऑफ माइनर एग्रीमेंट में इंग्लैंड में क्या पोजीशन है माइनर एग्रीमेंट्स के नेचर से रिलेटेड। तो अंडर इंग्लिश लॉ माइनर एग्रीमेंट इज जनरली कंसीडर टू बी वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो जनरली जो जनरल प्रोविजन है इंग्लिश लॉ में कि माइनर से कोई एग्रीमेंट होता है तो उसको माना जाता है कि वो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब माइनर के द्वारा उस कॉन्ट्रैक्ट को वाइड डिक्लेयर किया जा सकता है। दूसरा है कि इट इज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ माइनर, हाउएवर अंडर इन्फेंट रिलीफ एक्ट 1874, बाद में एक इंग्लैंड की पार्लियामेंट द्वारा एक एक्ट पास किया गया जिसको बोलते हैं इन्फेंट रिलीफ एक्ट 1874। दोस्तों, इस एक्ट के माध्यम से माइनर से रिलेटेड कई सारे एग्रीमेंट को वाइड डिक्लेयर किया गया। वो एग्रीमेंट के इलस्ट्रेशन है जैसे कि एग्रीमेंट फॉर रीपेमेंट ऑफ मनी लेंट। दूसरा है कि एग्रीमेंट फॉर गुड्स सप्लाइड अदर देन नेसेसरी, अगर नेसेसरी गुड्स के अलावा कोई गुड्स सप्लाई की जाती है माइनर को तो ऐसे एग्रीमेंट जो है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वाइड होंगे। साथ ही साथ एग्रीमेंट फॉर अकाउंट स्टेटेड, तो ऐसे भी एग्रीमेंट वाइड कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। अब हम जानते हैं कि इंडियन लॉ में क्या प्रोविज़न है, या इंडियन लॉ में जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है माइनस एग्रीमेंट से रिलेटेड, उसके पीछे क्या कारण थे और उस कंट्रोवर्सी को कैसे रिजॉल्व किया गया।
दोस्तों, तो अगर हम इंडियन पोजीशन की बात करें तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रीजन क्या है कंट्रोवर्सी का। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 माइनस और नॉट कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो सेक्शन 11 में बेसिकली ये बात बोलता है कि पार्टी कम्पिटेंट होने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला कि पार्टी मेजर हो, दूसरा पार्टी जो है साउंड माइंड की हो, तीसरा वो डिबार्ड ना की गई हो लॉ के द्वारा फॉर कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर ये 3 चीज़ें फुलफ़िल की जाती हैं तो तो ऐसी पार्टी को माना जाएगा कि वो कम्पिटेंट है। लेकिन अगर पार्टी मेजर नहीं है, इसका मतलब पार्टी नॉट कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। उसके बाद फिर हाउएवर सेक्शन 10 नॉट सेक्शन 10 नॉट सेक्शन 11 मेक इट्स क्लियर वेदर द एग्रीमेंट वुड बी वाइड और कॉन्ट्रैक्ट वुड बी वाइडेबल। तो सेक्शन 11 केवल इतनी बात करता है कि अगर मेजर है या साउंड माइंड है या नॉट डिबार्ड बाई कॉन्ट्रैक्ट बाई एनी लॉ, तो उसको पार्टी कम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन अगर जो पार्टी है वो मेजर नहीं है, मतलब पार्टी माइनर है, तो उस केस में उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, क्या वो जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा उस कंडीशन में वो वाइड होगा कि वाइडेबल होगा, इससे रिलेटेड कोई भी प्रोविज़न इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं दिए गए हैं। तो मेन यही रीज़न है कंट्रोवर्सी का कि माइनर्स के कॉन्ट्रैक्ट का क्या इफ़ेक्ट होता है। अगर माइनर के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट का नेचर क्या होगा, क्या वो माइनर कॉन्ट्रैक्ट वाइड कैटेगरी के अंतर्गत आएगा या वाइडेबल कैटेगरी के अंतर्गत आएगा। तो मेन इसी डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया गया बाद में 1902 के एक केस में प्रिवी काउंसिल के द्वारा, जिस केस का नाम है मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस केस के फैक्ट की बात करते हैं। इस केस में जो ब्रह्मोदत्त है वो एक मनी लेंडर है, उसका एजेंट है। ए एजेंट क्या करता है, एजेंट के पास जो है धर्मोदास घोष जो कि माइनर है वो आता है, अपने आप को रिप्रेजेंट करता है कि वो मेजर है। उसके बाद फिर जो एजेंट है ब्रह्मदत्त का, उससे लोन की डिमांड करता है। बाद में लोन एग्रीमेंट दोनों के बीच में हो जाता है। लोन एग्रीमेंट होने के बाद जो ब्रह्मदत्त है वो सम अमाउंट ऑफ लोन जो है धर्मोदास घोष को ट्रांसफ़र कर देता है। और धर्मोदास घोष क्या करता है कि मॉर्गेज करता है अपनी 2 प्रॉपर्टीज़ को ब्रह्मदत्त के फेवर में इन फॉर सिक्योरिटी ऑफ सच मनी। अब डिस्प्यूट यहाँ तब राइज होता है जब धर्मोदास घोष की माता के द्वारा एक सूट फाइल किया जाता है फॉर कैंसिलेशन ऑफ मॉर्गेज ऑन द ग्राउंड दैट ही वाज ए माइनर। तो मेन डिस्प्यूट तब राइज होता है जब धर्मोदास की माता के द्वारा एक सिविल सूट फाइल किया जाता है जिसमें वो बात करती हैं वो उस मॉर्गेज को कैंसिलेशन के बारे में जो उस माइनर के द्वारा किया गया था, अपने आप को मेजर रिप्रेजेंट करते हुए। दोस्तों, अब सूट फाइल करने के बाद जो मनी लेंडर है ब्रह्मोदत्त, वो अपने कंटेंशन में ये 4 पॉइंट बोलता है। पहला कि माइनर्स एग्रीमेंट जो होते हैं वो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, ना कि वाइड एग्रीमेंट। दूसरा वो ये बोलता है कि प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल शुड बी अप्लाइड ऑन माइनर, जो माइनर के ऊपर प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल है वो अप्लाई होना चाहिए अगर। और तीसरा ये था कि इफ़ माइनर डीड कुड नॉट बी इन्फोर्स, अगर माइनर के द्वारा जो मॉर्गेज डीड है वो इन्फोर्स नहीं हो पा रही है तो उस केस में माइनर ने जो बेनिफिट उससे लिया है उसको रिटर्न कर देना चाहिए। और चौथा कि रेस्टिट्यूशन के जो प्रिंसिपल हैं वो माइनर के ऊपर भी अलाउ होने चाहिए, जो कि सेक्शन 65 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया गया है, जिसमें जो बेनिफिट माइनर के द्वारा लिया गया उसको रिटर्न कर देना चाहिए। अब कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया इस केस में उसको हम देखते हैं। According to Section 11, it is essential that all contracting parties should be competent to contract। तो सेक्शन 11 ये बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ज़रूरी है कि पार्टी जो है कम्पिटेंट हो। कम्पिटेंट कैसे होंगी, कम्पिटेंट होने के लिए ज़रूरी है कि पार्टी मेजर हो, साउंड माइंड हो और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कम्पिटेंट हो, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डिबार्ड ना हो लॉ के द्वारा। एंड इफ़ इट इज़ एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सप्रेसली प्रोवाइड किया गया है कि पर्सन हु इज नॉट एज ऑफ मेजॉरिटी, ऐसे व्यक्ति जो कि मेजर नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। सो देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट एट द फर्स्ट इंस्टेंस। तो इसलिए सेक्शन 11 ये बोलता है कि फर्स्ट इंस्टेंस में हम ये बोल सकते हैं कि जो माइनर है उस माइनर के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ या कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हो सकता है सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर पार्टी माइनर है तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म ही नहीं हो सकता, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के वाइड होने का कोई प्रश्न एराइज नहीं होता है इस सिचुएशन में।
अगर कॉन्ट्रैक्ट वाइड नहीं है, देयरफॉर नाउ द लॉ इज सेटल्ड दैट माइनर एग्रीमेंट इज वाइड एब इनिशियो। अगर कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं है तो उसका मतलब ये होता है कि जो माइनर के एग्रीमेंट हैं वो वाइड एब इनिशियो, वो शुरू से ही वाइड हैं। दोस्तों अब हम कंसाइज वे में जानते हैं कि जो मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास केस का जजमेंट है उसमें माइनस के एग्रीमेंट के नेचर के बारे में क्या बेसिक चीज़ें बताई गई हैं। तो सबसे पहले ये कि माइनर एग्रीमेंट अगर होगा तो वाइड एब इनिशियो होगा। दूसरा कि प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपेल जो है वो माइनर के अगेंस्ट में अप्लाई नहीं होगा। चौथा उसके बाद फिर तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन जो कि 65 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया गया है वो माइनर एग्रीमेंट के अगेंस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। और प्रिंसिपल ऑफ रेटिफिकेशन आल्सो इज नॉट एप्लीकेबल अगेंस्ट द माइनर। तो ये चार चीज़ें माइनस एग्रीमेंट के नेचर के रूप में ऑब्जर्व की गई मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास केस के जजमेंट में। दोस्तों इसके बाद में कोर्ट्स के द्वारा कई सारे एक्सेप्शन को भी क्रिएट किया गया जो कि मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास केस के जो जजमेंट थे या जो उस केस में जो रूल्स बनाए गए थे उसके एक्सेप्शन में, जिससे कि ऐसे माइनर जो कि कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराना चाहते थे और जिनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट में, उनको वो इन्फोर्स करा सकें। तो एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास केस, the proposition that minors agreement is void ab initio is generally limited to those cases where the minor is charged with obligation and other party seeks to enforce the obligation against the minor। तो ये बोलना चाहता है कि जो रूल बनाया गया था मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास केस में वो लिमिटेड है उस कैटेगरी में जहाँ की माइनर चार्ज विथ ऑब्लिगेशन, जहाँ किसी कॉन्ट्रैक्ट में माइनर के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है और जो दूसरी पार्टी है वो सीक करना चाहती हो या इन्फोर्स कराना चाहती है उस ऑब्लिगेशन को अगेंस्ट माइनर। लेकिन अगर इस सिचुएशन को रिवर्स कर दिया जाए जहाँ पे ऑब्लिगेशन अपोजिट पार्टी का है और जो माइनर है वो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराना चाहती है क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है उस माइनर के बेनिफिट के लिए है, तो उस सिचुएशन में माइनर के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराया जा सकता है। तो ऐसे कई सारे इलस्ट्रेशन हैं इस एक्सेप्शन के, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है या अप्रेंटिसशिप्स है। तो इन सब नेचर के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि माइनर के बेनिफिट के लिए फॉर्म हुए हैं उनको माइनर के द्वारा इन्फोर्स कराया जा सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने माइनस एग्रीमेंट के जो नेचर थे उसके बारे में डिटेल से पढ़ा है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।